म्यूचुअल फंड सही है। ये ऐड आपने टीवी पे बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कैसी म्यूचुअल फंड एएमसी है जिसके ऊपर सेबी ने सवाल उठाया, जहां इन्वेस्टर्स के पैसों से जुड़े फैसलों पे सवाल खड़ा होने लग गया। सवाल ऐसा था कि सेबी को खुद इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा था। सवाल ऐसा था कि खुद फंड हाउस को 5 करोड़ रुपए देके सेटलमेंट करना पड़ गया था। और सवाल ऐसा था कि उस एएमसी के अंदर के लोगों ने ही विसल ब्लोअर बन के आवाज उठाना शुरू कर दिया था। ये कहानी सिर्फ एक म्यूचुअल फंड एएमसी की नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट की, ये कहानी है उन लाखों इन्वेस्टर्स की जो अपने पूरे लाइफ के सेविंग्स को एक फंड मैनेजर के हवाले कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही एएमसी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड। आखिर में इस म्यूचुअल फंड एएमसी के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने सवाल उठाया था, सेबी ने क्या एक्शन लिया था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आज भी इन्वेस्टर्स को इससे क्या सीखना चाहिए, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो म्यूचुअल फंड को देखने का नजरिया आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये बात है 2008 की, जब लोटस म्यूचुअल फंड नाम का एक म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता था। ये भारत के टॉप 15 एएमसी के अंदर आता था, मतलब भारत की जो टॉप 15 एएमसी थी उसके अंदर लोटस म्यूचुअल फंड का नाम आता था। लेकिन 2008 के अंदर में एक म्यूचुअल फंड और मार्केट के अंदर एंट्री करता है जिसका नाम होता है रेलिगेयर म्यूचुअल फंड। रेलिगेयर म्यूचुअल फंड ने 2008 के अंदर में लोटस म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लिया। उस टाइम पे लोटस म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन टाइम आता है 2012 का, जब एक यूएस एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि इन्वेस्को ने लगभग 49% स्टेक खरीद लिया रेलिगेयर म्यूचुअल फंड के अंदर। और जो ये डील हुआ था ये लगभग $190 मिलियन का हुआ था, यानी कि लगभग 460 करोड़ का। अब देखिए यहां तक जो इन्वेस्को था ना, ये पूरी तरीके से रेलिगेयर म्यूचुअल फंड को एक्वायर नहीं किया था क्योंकि इसके पास केवल अभी 49% का स्टेक था। लेकिन 2015 का टाइम आता है और इन्वेस्को लगभग 51% स्टेक ले लेता है रेलिगेयर म्यूचुअल फंड के अंदर, मतलब जो बचा हुआ स्टेक होता है वो भी ले लेता है। अब यहां पे इन्वेस्को ओनर बन जाता है, इन्वेस्को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है रेलिगेयर म्यूचुअल फंड को। धीरे धीरे इन्वेस्को म्यूचुअल फंड डेट कैटेगरी के अंदर, इक्विटी कैटेगरी के अंदर अपने आप को बढ़ाना स्टार्ट करती है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है वो डेट म्यूचुअल फंड के साइड से ही शुरू होती है। 2018 से लेकर 2020 के बीच में भारत में जो डेट मार्केट थे इसके ऊपर बहुत बड़े शॉक्स लगने स्टार्ट हो गए। पहला शॉक था IL&FS कोलैप्स, दूसरा शॉक था DHFL क्राइसिस, तीसरा शॉक था वोडाफोन आइडिया बॉन्ड एंड चौथा शॉक था कोविड लिक्विडिटी पैनिक। अब इसके वजह से डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, लोगों ने डेट म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब आप किसी कंपनी को लोन दे रहे होते हैं और कंपनी उसके बदले में आपको 7 से लेकर 8% का इंटरेस्ट पे कर रही होती है। ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि अगर कंपनी यहां पे फ्लॉप कर जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो आपके पूरे पैसे के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि आपने लोन दिया है कंपनी को। अब इसी बीच के अंदर इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड पे कुछ बड़े एलिगेशंस लगाए जाते हैं। उस एलिगेशंस के बारे में बताऊं उससे पहले आपको म्यूचुअल फंड और पीएमएस इन दोनों के बीच का मतलब समझना पड़ेगा, तब आपको इन एलिगेशंस को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। मान के चलिए 100 लोग एक जगह पे पैसा जमा करते हैं और एक इंसान मिलके उन 100 लोग का जो पैसा है वो स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर होता है जो सभी के पैसे को उठाता है और स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है। ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड के अंदर सेम पोर्टफोलियो सभी इन्वेस्टर्स को शेयर किया जाएगा। अगर 100 लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक म्यूचुअल फंड के अंदर तो 100 लोगों को केवल एक ही पोर्टफोलियो दिखने वाला है, सबका अलग अलग पोर्टफोलियो नहीं होता है। लेकिन वही बात करूं मैं पीएमएस की यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की, तो पीएमएस में जो आपका पैसा होता है वो अलग अकाउंट से मैनेज किया जाता है। यहाँ पे सबका अपना पोर्टफोलियो होता है, एक पर्सनल पोर्टफोलियो होता है। आपके अकाउंट्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पीएमएस क्लाइंट के अंदर भी होंगे, उसके अंदर कोई दूसरा स्टॉक्स हो सकता है। मतलब सबका पोर्टफोलियो अलग होता है। ये म्यूचुअल फंड से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है ये एक पब्लिक बस की तरह होता है, कोई भी इसके अंदर एंट्री कर सकता है। लेकिन जो पीएमएस होता है ये एक प्राइवेट टैक्सी की तरह होता है, सबके लिए अलग अलग अरेंजमेंट होता है, सबके लिए अलग अलग बुकिंग होती है। इसीलिए सेबी ने क्या किया है ना कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को और पीएमएस बिजनेस को अलग अलग रखा है। ये साफ साफ बोला गया है कि ये दोनों मर्ज नहीं होना चाहिए। कोई भी एमसी अगर दोनों लेके आना चाहती है तो दोनों का बिजनेस अलग अलग होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी की गई है जिसका नाम है चाइनीज वॉल। इस चाइनीज वॉल का सिंपल मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन पीएमएस टीम के पास है वो म्यूचुअल फंड टीम के पास नहीं जानी चाहिए और जो इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड टीम के पास है वो पीएमएस टीम के पास नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर इस चाइनीज वॉल को तोड़ा जाता है तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है और यहीं से पूरे कहानी की शुरुआत होती है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड की। तो पहला एलिगेशन लगाया जाता है चाइनीज वॉल वायलेशन का। मान के चलते कोई मार्केट के अंदर कंपनी है जिसके बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम आई नहीं है, फ्यूचर के अंदर में प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन इसकी खबर पीएमएस टीम को पहले लग जाती है और पीएमएस टीम सेल करके अगर बाहर निकल जाए तो इससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सेबी ने ना दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दिया है, जिसको चाइनीज वॉल बोलते हैं। लेकिन जब सेबी इन्वेस्टिगेशन करती है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो जो इन्वेस्को इंडिया का म्यूचुअल फंड बिजनेस था और पीएमएस बिजनेस था, इसके बीच में जो रिक्वायर्ड लेवल का सेपरेशन चाहिए था वो देखने को नहीं मिला। मतलब चाइनीज वॉल को ब्रीच किया गया था। अब जब सेबी को ऐसा लगा कि गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन बैरियर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सेबी ने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सेटलमेंट होता है, लेकिन ध्यान रखना है सेटलमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि गिल्टी प्रूव हो चुका है। सेटलमेंट का केवल ये मतलब होता है कि कुछ पैसा कंपनी पे करती है सेबी को, जिसके वजह से मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। दूसरा एलिगेशन है इंटर स्कीम ट्रांसफर। पहले आपको इंटर स्कीम ट्रांसफर का मतलब समझना पड़ेगा। मान के चलते हैं मार्केट के अंदर दो म्यूचुअल फंड है, फंड ए और फंड बी। फंड ए को अपने बॉन्ड्स को बेचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मार्केट के अंदर में, तो फाइनेंस का ये रूल बोलता है कि फंड ए को बायर ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, तभी जाके अपने बॉन्ड्स को सेल कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, अब स्टॉक को भी सेल कर रहे होते हैं तो सामने कोई बायर बैठा होता है। इसी तरीके से फंड ए को भी अपने बायर को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कैसा हो कि फंड ए बायर ढूंढने की बजाय फंड बी के अंदर ही अपने बॉन्ड्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दे, फंड बी को ही अपने बॉन्ड्स को सेल कर दे, तब तो यहां पे बायर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मार्केट के अंदर ना। इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं इंटर स्कीम ट्रांसफर, जब एक फंड से दूसरे फंड में एसेट को ट्रांसफर किया जाए। अब देखिए इंटर स्कीम ट्रांसफर कुछ सिचुएशन में लीगल होता है, अलाउड होता है भारत के अंदर में, क्योंकि मान के चलते कोई फंड अगर बंद होने वाला है तो अपने एसेट को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या इन्वेस्को इंडिया के अंदर जो इंटर स्कीम ट्रांसफर हुआ था ये फेयर वैल्यू में किया गया था? क्या जो नए फंड्स के इन्वेस्टर हैं, यानी कि फंड ए ने जो ट्रांसफर किया था फंड बी के अंदर में, तो जो फंड बी के इन्वेस्टर है क्या उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया था? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये निकल के आ रहा है, क्या पुराने फंड के गलती को छुपाने के लिए कहीं ट्रांसफर तो नहीं किया गया था? अब सेबी ने भी कुछ ऐसे ही ट्रांजैक्शन के ऊपर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा आगे बढ़ने लग गया। एंड तीसरा एलिगेशन है कॉर्पोरेट क्लाइंट को बेनिफिट देना। मान के चलते हैं आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल का क्या काम होता है कि सभी स्टूडेंट को एक तरीके से देखा जाए, मतलब सबके साथ एक तरीके से बिहेव किया जाए। लेकिन अगर आप किसी अमीर घर के स्टूडेंट को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दे, तो जो बाकी स्टूडेंट हैं उस पूरे क्लास के अंदर उनके साथ इनजस्टिस होने वाला है। और फाइनेंशियल मार्केट में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। देखिए जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है उसको सबसे पहले इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसके अंदर ये एलिगेशन लगाया गया कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन थे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट को एकोमोडेट करने के लिए किए गए थे। अगर कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट क्लाइंट को बचाने के लिए इन्वेस्टर के रिस्क को बढ़ाया जाता है तो ये सेबी के लिए बहुत सीरियस कंसर्न बन जाता है। और इसीलिए सेबी ने इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड्स के जो ट्रांजैक्शन थे उसको अच्छे से एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो ये एलिगेशन लगाया गया था इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के ऊपर, ये सेबी को पता कैसे चला? इसके पीछे एक स्टोरी है जिसका नाम है विसल ब्लोअर स्टोरी। देखिए हर बड़ी फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी के पीछे कोई ना कोई एक इनसाइडर होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो सिस्टम के अंदर बैठ के सिस्टम को देख रहा होता है, सिस्टम के कमियों को देख रहा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्को के एक फॉर्मर फंड मैनेजर ने कॉन्सर्न रेज किया, मतलब कि एक फॉर्मर फंड मैनेजर ने सेबी को बताया इन सब चीजों के बारे में। उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस और प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया। अब जब रेगुलेटर को यानी कि सेबी को जब अंदर की इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सर्न बन जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती है, अब बात उन लोगों की भी होती है जो सिस्टम के अंदर काम कर चुके होते हैं। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या इससे इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ था? अब देखिए सेबी ने ऐसे कहीं भी पब्लिकली नहीं बोला है कि इससे इन्वेस्टर्स का पैसा लूट लिया गया हो, लेकिन ध्यान रखना है इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था उस टाइम के अंदर में। डेट स्कीम्स के अंदर बहुत ज्यादा आउटफ्लो देखने को मिल गया था, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने एक ट्रस्ट का बिजनेस है, ये ट्रस्ट पे चलता है। अगर ट्रस्ट टूट जाता है ना तो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर्स का विश्वास भी उठना स्टार्ट हो जाता है, इन्वेस्टर्स पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंड हाउस के रेपुटेशन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जिसके वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं इन एएमसीज के अंदर। इसीलिए आपको आज के टाइम में इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड के जितने भी कैटेगरीज है मार्केट के अंदर में, इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी, उसका ज्यादा एयूएम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं था और लोगों ने तो पैसा निकालना भी स्टार्ट कर दिया था इस एलिगेशन के बाद। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि इस पूरे कांड से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो पहला लेसन ये मिलता है कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं होता है हमेशा।
हमेशा ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड सही होता है, हमेशा सेफ नहीं होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से आपको रिसर्च करना है, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में, म्यूचुअल फंड के पास्ट के बारे में, आखिर में उस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ क्या हो चुका है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन्वेस्को इंडिया बेकार हो चुका है, इन्वेस्को इंडिया परफॉर्मेंस नहीं देगा, इन्वेस्को इंडिया के ऊपर एलिगेशन लग चुका है तो आगे भी एलिगेशन लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्को इंडिया बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है और इन्वेस्को इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था, इन्वेस्को इंडिया के अंदर काम करने वाले इंप्लॉई ने कुछ ऐसा किया था। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसी न्यूज आती है ना तो सीधा एएमसी पे अटैक करना मत स्टार्ट कर दीजिए। एएमसी के लोगों ने ऐसा कुछ किया होता है, एएमसी के अंदर काम करने, सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोगों ने ऐसा कुछ किया होता है। दूसरा लेसन है, रिटर्न के पीछे मत भागिए। देखिए, 1-2% ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हम क्या करते हैं ना, एक ऐसे म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में रख लेते हैं जो हमारे लिए बना ही नहीं होता है, तो रिटर्न के पीछे भागना बंद करिए। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, एएमसी के गवर्नेंस को जरूर चेक करिए। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं ना कि एएमसी के बारे में जानिए, उसके एसआईडी को रीड करिए, उसके किम को रीड करिए, केआईएम को रीड करिए, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको रीड करना पड़ता है। और एड के अंदर भी आपको बार बार बोला जाता है कि जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जरूर रीड करिए और आप सभी को रीड करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि इन डॉक्यूमेंट्स में होता क्या है, कैसे रीड करना होता है। आज का सवाल सिर्फ इन्वेस्को के ऊपर नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर में इन्वेस्को की जगह पे कोई और भी एएमसी हो सकती है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस ट्रस्ट पे चल रहा होता है और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो नुकसान केवल इन्वेस्टर्स का ही होता है। इसीलिए आज के बाद म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखना स्टार्ट करिए, रिस्क देखना स्टार्ट करिए, फंड मैनेजर को देखना स्टार्ट करिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि आप अपने पूरे लाइफ के सेविंग को किसके हाथ में छोड़ रहे हैं, कौन वो इंसान है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, उसके बारे में जरूर रिसर्च करिए, फंड के डॉक्यूमेंट्स को जरूर रीड करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता है, सबसे मुश्किल होता है पैसे को गलत लोगों से बचाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसी आई ओपनिंग वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। मैं चाहता हूं कि आपको वो सब इंफॉर्मेशन मिले जो म्यूचुअल फंड में आपसे छुपा के रखी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोज को फ्यूचर के अंदर में मिस ना करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए क्या आप म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले या आज तक आपने कोई डॉक्यूमेंट को रीड किया है। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा एंड अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये भी कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।